स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये चैप्टर नंबर 7 है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम क्या होता है? जैसे आपने पिछले चैप्टर में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के बारे में पढ़ा था, इसी तरीके से किसी एबायोटिक फैक्टर के अंदर जो बुनियादी चीज होती है, जिसके जो उसकी बिल्डिंग ब्लॉक होती है, वो एटम होता है। वो क्या होता है? एटम होता है। ठीक है कि नहीं है? फर्ज करें एटम क्या चीज़ है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी सिंपल मिसाल देता हूँ। जैसे आप लोगों ने रेत देखा है ना, रेत किसी बड़े से पत्थर को पीस कर अगर रेत के जर्रों में तकसीम कर दिया जाए, तो हम रेत के उस लास्ट जर्रे को, एक जर्रे को उठाएंगे तो वो उसका एटम बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? एटम बन जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, ये पूरी जो बिल्डिंग बनी हुई है या ये पूरा जो रूम बना हुआ है, इस रूम के फाउंडेशन के अंदर किसी भी ब्लॉक को हम लगाते हैं तो उस ब्लॉक को बनाने का जो बुनियादी जो ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है, वो एटम है। वो क्या है? एटम। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम बयान करने के काबिल हो जाएंगे। ये आपका लर्निंग आउटकम है, स्टूडेंट नोज के देश को। ठीक है कि नहीं है? दूसरी जो बात है वो आपको समझ में आ जाएगी, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। यानी कि एक एटम के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन्स की जो तादाद है उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। उसको क्या कहते हैं? और उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो कंबाइंड तादाद है, उस कंबाइंड तादाद को कहते हैं मास नंबर। तो एक एटम के अंदर एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, उसको आप समझ सकोगे, आप बयान कर सकोगे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें अभी तक दुनिया में अभी तक जितने भी एलिमेंट्स पाए गए हैं, मौजूद हैं, उनको अरेंज करके रखा गया। उनको क्या करके रखा गया? उसके फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकोगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या कर सकोगे? ड्रा कर सकोगे। इस चैप्टर के अंदर आपको वो चीज सिखाई जाएगी। अगला जो टर्म है वो है वैलेंसी। आप वैलेंसी की डिफिनीशन कर सकोगे। वैलेंसी क्या है ये मैंने आपको यहाँ बताया। फर्ज करो किसी भी एटम का ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बाज जो एटम्स होते हैं उनकी ये नेचर होती है कि वो अपने लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे को डोनेट करते हैं। दूसरे क्या करते हैं? अब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है? अगर 1 इलेक्ट्रॉन करता है तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। ठीक है। अनपेयर्ड लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। और बाज एटम्स ऐसे होते हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन की लास्ट शेल कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लाते हैं, तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो उसका लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, तो उसके अंदर जो चल जाएगा वो -1, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है? -1। ठीक है कि नहीं है? इट वाज द जी। इसी तरीके से आप अब डिफरेंशिएट बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस, कैटायंस और एनायंस को बयान कर सकोगे। अब देखो, इसके ऊपर +1 चार्ज हो गया तो ये आयन बन गया। क्या बन गया? आयन बन गया। आयन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आयन, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन का देना, किसी को डोनेट करना, या एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेने से वो एटम आयनिक बन जाता है। वो एटम क्या बन जाता है? आयनिक। अब वो आयन कौन सा बन जाता है? कैटायन बनता है या एनायन बनता है? कैटायन में +1 चार्ज जो प्लस एटम्स होता है, प्लस चार्ज जिसके ऊपर आता है, प्लस आयन जो बनाते हैं उसको कैटायन कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज वाला जो आयन बनाता है उसे एनायन कहते हैं। ठीक है कि नहीं है? समझ आ गया? अगला पॉइंट है डिस्क्राइब आइसोटोप्स एंड देयर यूज इन मेडिकल एंड एग्रीकल्चर। यानी कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, तो उनको आइसोटोप कहा जाता है। और इन आइसोटोप्स का जो है मेडिकल और एग्रीकल्चर के फील्ड में इस्तेमाल होता है। मेडिकल के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए और एग्रीकल्चर के अंदर मुख्तलिफ फसलों की प्रोडक्ट को अच्छा करने के लिए। ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है ओजोन। जो हमारी आसमान नीली नीली नजर आ रही है ना, ये ओजोन की तह है, ये ओजोन की तह है। ठीक है कि नहीं है? तो ये आप बयान कर सकोगे, समझ सकोगे। आइडेंटिफाई टाइप्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। एक सिंपल मॉलिक्यूल और कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं उनको आप बयान कर सकोगे, उनकी टाइप्स को मालूम कर सकोगे। फर्ज करो हम पानी का एक मॉलिक्यूल लेते हैं H2O, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इस बात को आप पहचान सकोगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेक केमिकल फार्मूला फ्रॉम लिस्ट ऑफ कैटायंस और एनायंस। कैटायंस और एनायन की लिस्ट से आप केमिकल फार्मूला बना सकते हो। क्या बना सकते हो? अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन H2O, ये केमिकल फार्मूला है। ये क्या है? केमिकल फार्मूला। और लास्ट पॉइंट है
कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी कि आप देखो पानी का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये कांस्टेंट है, फिक्स है। इसके अलावा अगर आप ऑक्सीजन के 2 एटम्स या हाइड्रोजन का आधा एटम दोगे तो तब आपका जो है पानी का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। और इसकी मिसाल मैंने आपको एक दी है, आगे टॉपिक के अंदर और भी मिसालें आ जाएंगी। समझ में आ गया? एटम का न्यूक्लियस से यहाँ प्रोटॉन्स आएंगे 4 और यहाँ न्यूट्रॉन्स आएंगे। इसका मास नंबर क्योंकि 9 है तो यहाँ 4 प्रोटॉन्स होंगे और 5 न्यूट्रॉन्स होंगे। इसने यहाँ पर जो है ना ये प्रोटॉन्स 4 लिखा, क्योंकि जबकि इसका मास नंबर 9 है, ठीक है, तो ये 4 क्यों लिखा है इसने? हाँ बोलो सर, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है सर। तो ऐसे एटॉमिक नंबर 4 है तो हम 9 से 4 को माइनस करेंगे तो नीचे 5 आए, ये न्यूट्रॉन्स आ गए। अभी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अभी 2 और लिखने होंगे, इसलिए हमें दूसरी शेल बनानी होंगी। इस दूसरी शेल में भी 2 लिखेंगे तो अच्छा, आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लाए? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लिखे गए हैं? किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेरी गुड, शाबाश, गुड, तालियां करो इसके लिए ज़ोर से।